हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। तो करंट अफेयर क्लास थोड़ी देर हो गई है क्योंकि कुछ कारणों की वजह से लेट हो गई है आज, लेकिन फिर भी हम करंट अफेयर तो जरूर करेंगे। तो आज के पहले टॉपिक समझ लेते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, हरिकेन नाना और वाटर हीरोज। तो सबसे पहले हम हमारे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 को समझ लेते हैं। दरअसल हाल ही में यह सूचकांक जारी किया गया है और इस समय पूरी दुनिया की नजर इस सूचकांक पर बनी हुई है, क्योंकि यह जो सूचकांक है यह सूचकांक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है अपने आप में। तो फिलहाल यह सूचकांक कल जारी कर दिया गया है और 18 मानकों के ऊपर यह सूचकांक जारी किया है। तो वर्तमान में जब यह सूचकांक जारी किया गया तो इसको जारी करने के बाद इसके अंदर 130 देशों को शामिल किया गया। साथ ही साथ यह इस साल इस सूचकांक का 13वां संस्करण जारी किया गया है और इस साल इस सूचकांक की जो थीम है वो थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो इस थीम के ऊपर यह सूचकांक इस साल जारी कर दिया गया है। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि इस सूचकांक को जारी किया किसने। तो इस साल इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यानी कि विपो के द्वारा जारी किया गया है और उसने इस साल इस सूचकांक को कर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर के जारी किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके आगे की चीजों को समझ लेते हैं। भारत की क्या भूमिका रही इसके अंदर, यह भी समझ लेते हैं। तो इस सूचकांक के अंदर 80 मानकों के आधार पर, संकेतकों के आधार पर सभी देशों को रैंकिंग दी गई है। तो उसी रैंकिंग की बात करते हैं। तो इस साल भारत को उस रैंकिंग के अंदर 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल के सूचकांक को देखें तो पिछले साल भारत 52वें स्थान पर था, लेकिन इस साल भारत ने 4 स्थान जंप किया है और वह 52 से 48 पे आ गया है और इसी के साथ भारत इस सूचकांक की टॉप 50 कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया है। वहीं अगर एशिया को समझे तो एशिया के अंदर के सबसे जो पहला देश है, इसको सबसे पहला स्थान मिला है तो वह कोरिया को मिला है। कोरिया इस पूरे सूचकांक के अंदर 10वें स्थान पर आया है इस बार। तो एशिया के अंदर जो सबसे ऊपर देश रहा वह कोरिया रहा, उसको 10वां स्थान हासिल हुआ। वहीं अगर इस सूचकांक की टॉप 4 देशों की बात की जाए तो इस सूचकांक में जो पहला स्थान है वह स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान स्वीडन को, तीसरा स्थान अमेरिका को और चौथा स्थान यूके ने प्राप्त कर लिया है इस सूचकांक के अंदर। तो यह बात इस सूचकांक की। साथ ही साथ यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाएं और विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, इसके अलावा ऐसे ही कुछ अन्य मानदंडों को अगर ध्यान रख दिया जाए तो इन सभी मानदंडों के तहत जो देश आए हैं उन सभी देशों के अंदर भारत टॉप 15 देशों में शामिल हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ क्वेश्चन बनता है तो हमें यहाँ पर यह बताना पड़ेगा कि इस वाले क्षेत्र में, इस वाली कैटेगरी के अंदर भारत टॉप 15 कंट्रीज में शामिल हुआ है। वहीं साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत का एक शहर जिसका नाम बेंगलोर है, वह बेंगलोर इसके अंदर टॉप 100 शहर में शामिल हुआ है और टॉप 100 शहर की जो कैटेगरी थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी थी। तो बेंगलोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इस सूचकांक के अंदर टॉप 100 सिटीज के अंदर शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य की जो बात ध्यान देने वाली वो ये है कि भारत ने 48 से लेकर 48 स्थान पे आया है, पिछले साल 52वें स्थान पर था। थीम है इसकी हु विल फाइनेंस इनोवेशन, संस्करण है 13वां। साथ ही साथ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देश यानी कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और यूके। एशिया में सबसे पहला देश बना है कोरिया जो इसमें आया है। साथ ही इन वाले क्षेत्रों के अंदर भारत टॉप 15 के अंदर शामिल किया गया है। वहीं साथ ही साथ बेंगलुरु साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप 100 सिटीज में यहाँ शामिल कर लिया गया है। यह सभी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो वहां भी थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इसको विपो ने जारी किया है, तो विपो समझते हैं। विपो क्या है? विपो एक अमेरिकी एजेंसी है, एक प्राइवेट कंपनी है इसकी। तो विपो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? विपो जेनेवा के अंदर स्थित है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर विपो का जो हेड ऑफिस है वो बना हुआ है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, पूरी दुनिया से मनाती है। साथ ही साथ भारत विपो के अंदर सन 1975 में शामिल हुआ था। तो यह सभी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है कि हम इनको ध्यान रखें। वहीं दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा हरिकेन नाना। हरिकेन नाना क्या है? बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कल यानी कि यस्टरडे 3 सितंबर को यहाँ पे एक घटना हुई। घटना यह हुई कि अमेरिका के गुटेमाला के वैलीज के अंदर हरिकेन नाना भूभाग के ऊपर प्रवेश कर गया है और यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा तेज हवाओं के साथ साथ बहुत सारी बारिश करी है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारा भूस्खलन हुआ है, यानी कि बहुत सारी जमीन गिरी है। और इसी वजह से यहाँ का जो बहुत सारा जनजीवन है उनको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया है ताकि जो हानि हो उसको हानि को कम से कम किया जाए। तो यह जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम समझें। हरिकेन क्या है? दरअसल हरिकेन चक्रवात होता है। चक्रवात के ही अलग अलग नाम होते हैं। हर जगह पे इसको अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि इसको यहाँ पर कहा जा रहा है हरिकेन,
वहीं इसको टाइफून भी कहा जाता है, वहीं इसको भारत के संदर्भ में साइक्लोन कहा जाता है। जो भी चक्रवात हिंद महासागर में बनते हैं वैसे भी साइक्लोन कहलाए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के आसपास अगर यह बनता है तो उसको विली विलीज कहा जाता है। तो चक्रवात के ही अलग अलग नाम होते हैं, तो यह भी एक नाम है। इसको हरिकेन कह रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा तूफान है। इस तूफान का नाम नाना दिया गया था अमेरिकी मौसम विज्ञान संस्था के द्वारा। तो चलिए, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइक्लोन, टाइफून, इन सब चीजों को समझते हैं कि दरअसल स्थिति होती क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसको अच्छे से समझें, ताकि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे वो क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये पहले घटना कहाँ की है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। तो ये घटना उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से की है। यानी कि अगर हम मानचित्र के आधार पर समझे तो हम पाएंगे कि जो हमारा जो मैप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्यूबा होता है, वहीं साथ ही यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, इनको कैरिबियाई देश कहा जाता है। यहीं पर ये एक हमारा वेस्ट इंडीज भी बसता है। तो दरअसल यहाँ पर जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। तो यह जो चक्रवात था, इस चक्रवात ने यहाँ प्रवेश करा, यहीं पे गुटेमाला है और यहीं पर ही वैलीज है। तो ये चक्रवात यहाँ के स्थल क्षेत्र में प्रवेश किया। यह लगभग यहाँ पे बन रहा था और बनने के बाद इसने यहाँ प्रवेश करा है और यहाँ के जनजीवन को बहुत ही ज्यादा इसने प्रभावित कर दिया है। चक्रवात कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, यह बात हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी चक्रवात बनेगा तो यह हमेशा समुद्र में बनेगा, महासागर में बनेगा, कभी भी यह स्थल क्षेत्र में नहीं बनेगा। और इस चक्रवात में सबसे खास बात यह होती है कि यह समुद्र में बनता तो है, लेकिन उसके बाद स्थल भाग की ओर यह अपना रूप कर देता है और उसके बाद स्थलों में प्रवेश करके बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। तो किस तरह से बनते हैं, अक्सर जब समुद्र के अंदर कहीं भी लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, प्रेशर को हम अक्सर बार में नापते हैं। ये होता है एक बार के अंदर होते हैं 1000 मिलीबार। अगर मिलीबारों की संख्या कहीं भी कम हो जाती है 1000 से, तो वह जगह लो प्रेशर हो जाती है। वहीं अगर ये बढ़ जाते हैं तो वह जगह हाई प्रेशर हो जाती है। तो समुद्र में जब कभी भी लो प्रेशर का एरिया बनेगा, लो प्रेशर कब बनेगा, जब यहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए। समुद्र में बहुत ही रेयर स्थिति होती है इतना तापमान पहुंचे, क्योंकि जो जल है वो स्थल की तुलना में देरी से गर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पे यह चीजें बहुत ज्यादा रेयर होती है। तो समुद्र में कहीं भी अगर किसी पॉइंट पर टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया तो ऐसी स्थिति में वहां लो प्रेशर बन जाएगा। तो लो प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बनेगा, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया होगा वो सारा एरिया हाई प्रेशर का होगा। तो प्रकृति की खास बात होती है, प्रकृति हमेशा अपनी चीजों को समानता से बांटती है। अगर कभी ऐसा होता है कि असमानता हो तो फिर भी वह यह कोशिश करती है कि समानता रखी जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसके पास जो चीजें ज्यादा होगी, प्रकृति कम वाले को वहां से चीजें लेकर के ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ ज्यादा चीजें यहाँ पर है, कम यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाएगा कि हाई प्रेशर से चीजें लो प्रेशर की ओर आएगी। यानी कि हाई प्रेशर का जो जल है वो जल ठंडा है, लो प्रेशर का जल गर्म है, तो ठंडा जल गर्म जल की ओर भागेगा यहाँ से। तो कायदे से जल तो इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन चक्रवात कैसे बना, चक्रवात तो ऐसे बन ही नहीं रहा। जल अपनी जगह से आ रहा है और लो प्रेशर में मिल जा रहा है और इक्वलिटी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। अब यहाँ हम समझेंगे फेरल का नियम। फेरल एक भूगोल शास्त्री है जिसने महासागर विज्ञान शास्त्र के अंदर बहुत सारी चीजों की अलग अलग खोज की थी और इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। तो यहाँ पर एक बात होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, साथ ही साथ यह लगातार मूव करती रहती है। तो ऐसी स्थिति में फेरल ने हमें ये चीजें बताई, दो चीजें बताई है, और यह बताई है कि हमेशा जब पृथ्वी पे कोई भी चीज होगी वो गति कर रही होगी, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एक बल लगेगा। उस बल का नाम होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल लगेगा। अब कोरियोलिस बल लग तो रहा था, कोरियोलिस बल लगने की स्थिति में क्या हो रहा है, कोरियोलिस बल हमेशा अपनी जो भी चीज मूव करेगी उस चीज को मोड़ देगा दूसरी दिशा में। कैसे मोड़ेगा ये देखते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की जगह दोनों जगह पर इसकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज मूव करेगी तो ऐसा कहा जाता है कि वह चीज अपनी गति करने की दिशा से राइट साइड टर्न हो जाएगी। यानी कि वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट साइड टर्न होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो चीज जाएगी वो राइट साइड ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात आ जाए साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी चीज मूव कर रही है, कहीं भी मूव करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो चीज अपनी गति करने की दिशा से वो हमेशा लेफ्ट साइड टर्न होगी। यानी कि कोई चीज आ रही है तो वो लेफ्ट टर्न हो जाएगी, जहां से भी होगी वो लेफ्ट टर्न हो जाएगी, जैसे भी करेगी वो लेफ्ट टर्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति हमेशा इसके साथ में होगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो हमेशा राइट साइड टर्न, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर है तो हमेशा लेफ्ट साइड टर्न। ये काम हमेशा होगा। तो यह जो चक्रवात था, इस चक्रवात की स्थिति में यह चक्रवात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का चक्रवात था। तो क्या हुआ, जल इस तरह आ तो रहा था, लेकिन उसके ऊपर आते आते लग गया कोरियोलिस बल।
अब जब कोरिलेस बल लगेगा तो क्या होगा, जो चीज जा रही है वो अपनी गति की दिशा से राइट साइड टर्न हो जाएगी, यानी कि वो कुछ इस प्रकार मुड़ेगी। तो जल हवा के साथ साथ इस तरह से मुड़ने लग गया। जल इस तरह से मूव करता रहा, हवाएं चलती रही, जल मूव करता रहा। पहले धीरे धीरे छोटा होता है, लेकिन पानी की गति इस तरह से, हवा बढ़ती रहती है, पानी बढ़ती रहती है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़े चक्रवात का निर्माण हो जाता है। और जब चक्रवात अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर ये क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर देता है। अमूमन यह माना जाता है कि इसकी जो गति होती है, इसकी गति होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर हमेशा कूच करता है और क्षेत्रों के अंदर बड़ा भारी नुकसान पहुंचाता है। यह बात थी चक्रवात की, कि चक्रवात कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे ये कार्यवाही करते हैं। और इसकी स्पीड अमूमन लगभग 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर ऐसे ही होती है। तो यह बात थी चक्रवात की। वहीं हम अगली बात समझ लेते हैं। हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक है वह वाटर हीरोज है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज का एक दूसरा संस्करण शुरू कर दिया गया है। और जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी एक अंदर एक ब्रांच है, उसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, इसका एक विभाग है। तो इस विभाग के द्वारा एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, उस प्रतियोगिता का नाम है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जल शक्ति मंत्रालय इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख रहा है। तो यहाँ पर यह विभाग सभी लोगों की पानी से जुड़ी हुई कहानियां लेगा, उनकी स्टोरीज मंगवाएगा। क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर जल संरक्षण को लेकर के भावनाएं विकसित की जा सके, जल को बचाया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए जो हमारे संसाधन हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, और तथा पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। जरूरत है तो पानी इस्तेमाल करो, इसके अलावा उस जल का गलत प्रयोग ना हो। तो ऐसी स्थिति में कहानियां मंगवाई जा रही है लोगों से ताकि उनको वाटर हीरोज घोषित किया जा सके। तो सभी लोगों से बोल दिया कि आप अपनी कहानियां दें। तो ऐसी स्थिति में कहानियां मंगवाई जाएगी, तो उसके बाद उसमें से लगभग 10 स्टोरीज सिलेक्ट की जाएगी और और हर एक बंदे को जिसकी स्टोरी होगी उस बंदे को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, साथ ही एक सर्टिफिकेट भी उसको इसके अंदर दिया जाने वाला है। तो वाटर हीरोज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लिंक करता है हमारे करंट अफेयर से और परीक्षाओं में आने की संभावना बन जाती है। तो जरूरी है कि कौन संभाल रहा है, मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। मंत्रालय का विभाग है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, यह सारा काम संभाल रहा है। सेकंड एडिशन आया, इसका दूसरा संस्करण किया जा रहा है अब की बार। थीम क्या है, मतलब जो मेन काम है वो यह है कि वाटर हीरोज शेयर स्टोरी, यह थीम रखी गई है। यह कार्यक्रम अब शुरू कर दिया गया है और यह भी घोषणा कर दी गई है कि जो लोग हैं जिन्होंने जल संरक्षण के लिए, जल विकास के लिए, लोगों तक जल पहुंचाने के लिए काम किए हैं, वह लोग अपनी कहानियां मंत्रालय के साथ शेयर करें, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीजें समझी और आपको चक्रवात समझ में आ गया होगा, इंडेक्स समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपको वाटर हीरोज भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के करंट अफेयर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को इसकी जरूरत है। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।